ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवै नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तु ते। ओम श्री सद्गुरुवै श्री गायत्री देव्यै नमः। आज के स्वाध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एक अनुरोध मतदाताओं से, पृष्ठ क्रमांक 41। लोक शासन परिष्कार के प्रति प्रबुद्धों एवं शासन तंत्र का उत्तरदायित्व। यह कैसे किया जाए, इसके लिए हम जन स्तर पर कुछ नमूने पेश करके अधिक प्रभावशाली ढंग से अपना सुझाव पेश कर सकते हैं। मथुरा का युग निर्माण विद्यालय इसी का नमूना है। इसमें औसत जीवन में काम आने वाली भाषा, गणित, भूगोल, स्वास्थ्य, सामान्य, कानून आदि की काम चलाऊ सामान्य जानकारी, व्यक्ति और समाज की वर्तमान समस्याओं के कारण और समाधान प्रस्तुत करने वाली विचारणा और शिल्प, गृह उद्योग, मरम्मत, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, मित व्ययता जैसे अर्थ साधनों की शिक्षा दी जाती है। इन तीनों विषयों का सम्मिश्रण स्वरूप एक पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है। इसमें उन तथ्यों का समावेश है जो भारतीय शिक्षा पद्धति का नया ढांचा खड़ा करने में मार्गदर्शक हो सकते हैं। छात्रावासों में रखकर एक विशेष वातावरण में शिक्षार्थियों को किस प्रकार ढाला जा सकता है, उसका अभिनव प्रयोग कोई भी शिक्षा प्रेमी मथुरा आकर देख सकता है और यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अपने देश के लिए शिक्षा प्रणाली का विकास किस आधार पर करना फलप्रद हो सकता है। सामाजिक प्रयत्नों के रूप में अध्यापक वर्ग कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर शिक्षण के साथ साथ इस बात का प्रयत्न कर सकता है कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कैसे हो और छात्रों में सत प्रवृत्तियां कैसे पनपें। स्कूलों में जो कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति के लिए जन स्तर पर पूरक पाठशालाएं खोली जा सकती हैं। इन दिनों अपना प्रयत्न यही चल रहा है। पुरुषों के लिए पाठशालाएं और महिलाओं को अपराह्न शालाएं चलाने के लिए अपना जो आंदोलन चला है, उसमें इस बात की संभावना विद्यमान है कि प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली में रहने वाली कमी को इन पूरक पाठशालाओं द्वारा संपन्न किया जा सके। निरक्षरता निवारण के लिए प्रौढ़ शिक्षा के प्रयत्न खड़े करके अभाव की आंशिक पूर्ति भी की जा सकती है और प्रयोग की महत्ता प्रत्यक्ष अनुभव करा के शासन को इस बात के लिए मनाया दबाया भी जा सकता है कि वह सुधार की दिशा में किस तरह सोचे और किस तरह बदले। स्कूली शिक्षा के साथ विद्या का वह सारा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए
जो लोकमानस को प्रभावित कर सकने में समर्थ है। साहित्य भी एक प्रकार का प्रशिक्षण ही है, जिसके आधार पर लोकमानस का स्तर गिराया या उठाया जा सकता है। इस क्षेत्र में भी अपना दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेखक जो लिख रहा है, प्रकाशक जो छाप रहा है, बुक सेलर जो बेच रहा है, उसे ध्यानपूर्वक देखा परखा जाए तो पता चलेगा कि इसमें से अधिकांश साहित्य लोकमानस को विकृत करने वाला ही भरा पड़ा है। कामुकता भड़काने में साहित्य ने अति कर दी है। उपन्यास, कथा, कहानी, कविता, विवेचना आदि में ऐसे ही संदर्भ भरे रहते हैं जिनसे व्यक्ति की कामुक पशुता भड़के और उसके मस्तिष्क में यौन आकांक्षाओं के सपने भरे रहें। पत्र पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर जैसे चित्र छपते हैं और भीतर जो विषय रहते हैं, उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि उन्हें लोक मंगल के लिए निकाला जा रहा है। इस प्रयत्न का परिणाम नारी के प्रति अपवित्र दृष्टि, व्यभिचार, दाम्पत्य जीवन की अव्यवस्था आदि विभीषिकाओं के रूप में सामने आ रहा है। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दिन दिन पतित होता चला जा रहा है। कामुकता भड़काने वाले साहित्य के बाद जासूसी, तिलस्मी, जादूगरी, भूत पलित तथा अन्य प्रकार के भ्रम जंजाल फैलाने वाली दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देने वाली पुस्तकों से बाजार पटा पड़ा मिलेगा। जो चीज तैयार की जाएगी, आखिर वह खपेगी ही और अंततः उसका प्रभाव पड़ेगा ही। साहित्य क्षेत्र में जो बीज बोए जा रहे हैं, उनका प्रभाव बौद्धिक भ्रष्टता के रूप में निरंतर सामने आता चला जा रहा है। सरकार का कर्तव्य है कि इसे रोके। प्रजातंत्रीय नागरिक अधिकारों का मतलब यह नहीं है कि समाज का सर्वनाश करने की खुली छूट लोगों को मिल जाए। श्रेष्ठ साहित्य सृजा जाए, उसके लिए सरकारी और गैर सरकारी सहयोग, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर जिस साहित्य से मानवीय दुष्प्रवृत्तियां भड़काने की आशंका है, उस पर नियंत्रण भी रहना चाहिए। कानून से यह विनाश रोका जा सकता है। ऐसे साहित्य के लिए कागज मिलने पर रोक लग जाए या दूसरे प्रतिबंध लग जाएं, तो घृणित साहित्य के सृजन में जो बुद्धि, संपत्ति और मेहनत लगती है, उसे बचाकर उपयुक्त दिशा में प्रयुक्त किया जा सकता है। शिक्षा, साहित्य के बाद लोकमानस को प्रभावित करने वाला माध्यम कला है। संगीत, गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, प्रहसन आदि केवल मनोरंजन ही नहीं करते, वरन उनके माध्यम से कोमल भावनाओं को स्पर्श करने और उभारने का काम भी बड़ी खूबी के साथ होता है। सिनेमा का क्षेत्र इन दिनों बहुत व्यापक हो गया है। अब लोक रंजन की प्रक्रिया सिनेमा के इर्द गिर्द जमा होती चली जा रही है। लाखों लोग उसे रुचि पूर्वक देखते हैं। प्रगतिशील देशों ने सिनेमा की रचनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने के लिए दिशा दी। सरकारों ने उस तरह के नियंत्रण लगाए और निर्देश दिए कि फिल्म जनमानस को ऊंचा उठाने वाली बने। देशभक्त कलाकारों ने अपने नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझा और निभाया। फलस्वरूप वहां का सिनेमा वरदान सिद्ध हुआ।
लोक रंजन के साथ लोक मंगल जुड़ा रहने से उसका परिणाम शुभ ही हुआ। लोगों को विनोद भी मिला और विकास के लिए प्रकाश भी। अपने यहाँ इस क्षेत्र में भी अंधकार ही है। फिल्म उद्योग को भी कामुकता भड़काने की एक सस्ती दिशा मिल गई है। लोगों की पशुता को भड़काकर आसानी से धन और ख्याति मिल सकती है। इस मान्यता ने कलाकार को सृजन का देवता बनने से रोक दिया और वह किसी भी उचित अनुचित तरीके से लाभ कमाने के लिए मुड़ गया। इसे राष्ट्र का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इससे भी अधिक कष्टकारक है सरकार की उदासीनता। जब अन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून बन सकते हैं और अपराधियों को दंड देने के विधान बन सकते हैं, तो कला के माध्यम से लोकमानस को विकृत करने वाले कुरुचिपूर्ण दुष्प्रयत्नों को क्यों नहीं रोका जाना चाहिए। सरकार चाहे तो इस स्तर के प्रयत्नों को रोकने के लिए सामान उपलब्ध न होने देने से लेकर सेंसर की कठोरता तक ऐसे अनेक उपाय कर सकती है जिनसे लोकमानस को विकृत करने वाली प्रवृत्तियां रुक सकें। सभी शक्ति साधनों की तरह कला का भी अपना ऊंचा स्थान है। शस्त्र रखने के लाइसेंस केवल संभ्रांत नागरिकों को मिलते हैं। इसी प्रकार कला का प्रयोग करने की सुविधा भी केवल सही व्यक्तियों को सही प्रयोजन के लिए मिलने दी जाए। मनोरंजन के समस्त साधनों पर बारीकी से नजर रखी जाए। उत्पन्न करने वाले विश्व बीज तो नहीं बो रहे हैं। नाटक, अभिनय, सर्कस, नृत्य, संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। उनका शालीनता के लिए ही प्रयोग हो सके, ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए। चित्र प्रकाशन भी इन्हीं कला उद्योगों के अंतर्गत आता है। अर्धनग्न जैसी, वेश्याओं जैसी कुरुचिपूर्ण भाव भंगिमा भरी तस्वीरों की जो बाढ़ आ रही है, उसके साथ जुड़े हुए दुष्प्रभावों को समझा जाना चाहिए और उसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लाउड स्पीकरों के माध्यम से बजने वाले गंदे रिकॉर्ड कोमल मस्तिष्क वालों को दिन भर अवांछनीय प्रेरणा देते रहते हैं। रेडियो पर भी ऐसे ही अनुपयुक्त गीत अक्सर आते रहते हैं। सरकार चाहे तो इस प्रकार के कुरुचिपूर्ण प्रचार एक इशारे में बदल सकती है। उसे इस बात का औचित्य समझना ही चाहिए। राजनीति का आधार धर्म नीति ही बने। काश आज की दुनिया का नेतृत्व किन्हीं महापुरुषों के हाथ होता रहा। काश गांधी, ईसा, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस शरीकी आत्माओं के हाथों शासनाध्यक्षों का कार्य संचालित हुआ होता, तो दुनिया आज की स्थिति में पड़ी न रहकर स्वर्ग बन गई होती। काश राजनीति ने कूटनीति, धूर्तता का रूप छोड़कर धर्म नीति बनना स्वीकार किया होता, तो आज सर्वत्र शांति, प्रेम और आनंद की ही निर्झरणी बह रही होती। संपन्नता, शिक्षा, कला, विज्ञान एवं चतुरता बढ़ रही है, पर चरित्र बल घट रहा है। संसार में शासन तंत्र अधिक शक्तिशाली बनते चले जा रहे हैं, पर उनकी वह जिसके
प्रभाव जनमानस में प्रेरणा और आशा का संचार होता है। आज जबकि जनजीवन के सारे साधन राजनीति के प्रभाव क्षेत्र में चले जा रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि उसके नेता और संचालकों का व्यक्तित्व, चरित्र एवं भावना स्तर इतना ऊंचा हो कि दंड भय से नहीं, श्रद्धा से अवनत होकर लोग उनका अनुसरण करने लग जाएं। इसी से जनजीवन में सच्ची प्रगति का संचार हो सकता है। यदि यह क्षेत्र दुर्बल बना रहा, बिल्ली के गले में घंटी न बंध सकी, तो भ्रष्टाचार की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी और सरकार जनता का कसूर बताती रहेगी। समस्या जहां की तहां उलझी पड़ी रहेगी। अनीति को रोकना और साधनों को बढ़ाना शासन का कार्य है। सबको समान अवसर तथा समान न्याय प्राप्त हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना राजकीय उत्तरदायित्व माना गया है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को न्याय और कानून के प्रति नितांत निष्ठावान, निर्लोभ, निष्पक्ष एवं कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कानून तो पुस्तकों में बंद रहते हैं, उनका पालन करना और कराना राज्य कर्मचारियों का काम है। उनका चरित्रवान होना ही प्रजा की सुख शांति की गारंटी हो सकती है। यदि यह शासक वर्ग अपने कर्तव्यों और दायित्वों की उपेक्षा करेगा, तो प्रजा का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा और हर क्षेत्र में अनीति पनपेगी तथा अधिकारियों को अपने पक्ष में करके दुष्ट लोग जनता को संत्रस्त करेंगे। अपराधों की रोकथाम के समस्त उपाय एक और राज्य कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता को एक और रखकर तौला जाए, तो राज्य कर्मचारियों की ईमानदारी ही अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसके अभाव में नाना प्रकार की योजनाएं बनती बिगड़ती रह सकती हैं, पर जनहित का, समस्या का ठीक समाधान न हो सकेगा। बहुत समय से अनेक विचारशील विद्वान यह बताते रहे हैं कि सुरक्षा की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय चरित्र की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। पड़ोसी देशों के आक्रमणकारी इरादों को असफल करने के लिए जहां सुशिक्षित सेना और हथियारों की आवश्यकता है, वहीं देशभक्ति, स्वाभिमान, दृढ़ता, त्याग भावना, उच्च चरित्र की भी नितांत आवश्यकता है। शक्ति का वास्तविक स्रोत भावनाओं की प्रबलता, दृढ़ संकल्प, आदर्श निष्ठा और उच्च चरित्र में ही सन्निहित रहता है। भूतकाल में इन्हीं गुणों की कमी से हमें विदेशी आक्रमणों का शिकार होकर परास्त होना पड़ा है। यदि इन दोषों को सुधार लिया जाए, तो भारत का प्रत्येक नागरिक टैंकों, तोपों और जहाजों की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है और उसके आगे पड़ोसी देश बेचारा तो क्या, संसार की समस्त युद्ध शक्तियां इकट्ठी होकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुरक्षा के लिए इसी सच्ची शक्ति का जागरण अभीष्ट है। सरकार के सामने अनेकों रचनात्मक काम करने को पड़े हैं। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि राज्य कर्मचारी कितनी ईमानदारी से उन्हें कार्यान्वित करते हैं। देशभक्ति, लोकहित और सामूहिकता की भावना यदि जनमानस में जागृत रहेगी, तो उन सरकारी योजनाओं को प्रजा का आवश्यक सहयोग एवं समर्थन मिल सकेगा।
यदि लोगों के मनों में सीमित स्वार्थ ही समाया रहे, तो अपनी मतलब से मतलब की बात के अतिरिक्त और कुछ कोई सुनना समझना ही नहीं चाहेगा। अब राष्ट्र की प्रगति कैसे संभव होगी? नागरिक कर्तव्यों को पालन करने की इच्छा यदि लोगों में न हो, तो सरकारी योजनाओं को, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले कार्य ही होते रहेंगे। सरकार कितने ही अच्छे कार्य करना चाहती है, उनके लिए योजनाएं बनाती है और खर्च भी करती है, पर जन सहयोग के अभाव में स्वप्न साकार नहीं हो पाते। एक हाथ से ताली नहीं बजती। केवल शासन के द्वारा ही सब कुछ नहीं हो सकता। बुराइयों के दूर करने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए जन सहयोग भी चाहिए। यह सहयोग कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और नागरिक उत्तरदायित्वों को समझने वाले लोग ही कर सकते हैं। जिन लोगों में यह भावना विकसित नहीं हो पाई, उनकी गणना नर पशुओं में ही की जा सकती है और वे केवल सरकारी प्रयत्नों से ही प्रगतिशील नहीं बन सकते। आर्थिक अनुदान या अन्य साधन सामग्री की जन कल्याण के लिए जितनी आवश्यकता है, उससे असंख्य गुनी आवश्यकता इस बात की है कि जनमानस में कर्तव्य के प्रति, समाज के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो। यदि यह भावनात्मक विकास न हो सका, तो बाहरी विकास योजनाओं का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। राजनीति आज की एक प्रचंड शक्ति है जो गुमराह हो सकती है और गुमराह कर भी सकती है। आज ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। अतः इस पर नीति और धर्म का नियंत्रण रहना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। प्रजा और शासकों में चरित्र के प्रति जितनी गहरी आस्था होगी, उतना ही इस शक्ति का ठीक उपयोग हो सकेगा और उसी आधार पर हमारी सुरक्षा, समृद्धि, प्रगति एवं शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। यह तभी संभव हो सकेगा जब धर्म नीति को राजनीति का आधार बनाया जाए। धर्म का सीधा संबंध मानवीय कर्तव्यों से है और इससे इसी अर्थ में समझा जाए। इसी के साथ आज यह पुस्तक यहाँ पर पूर्ण होती है। इस पुस्तक का पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। एक अनुरोध मतदाताओं से। हमारा संविधान और लोकतंत्र। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह पूर्णतः गणतंत्र पर आधारित है। इसमें जाति, धर्म, मूल वर्ग, भाषा आदि का कोई भेदभाव नहीं है। सब नागरिक पूर्ण स्वतंत्र हैं और स्वेच्छानुसार कोई भी धर्म अपना सकते हैं। सबको समान अधिकार हैं और सबके कर्तव्य समान हैं। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सिद्धांत को हमने अपनाया है। इसमें लोकमत के आधार पर निश्चित समय में चुनाव होते हैं। इस तरह केंद्र में संसद एवं राज्यों में विधान मंडलें बनती हैं। ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को हमारे संविधान के अनुसार पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है और वे
अपने आदर्शों के अनुकूल निष्पक्ष कार्य करते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सब चुनाव संपन्न कराता है, जिसकी सहायता क्षेत्रीय चुनाव अधिकारी एवं प्रांतीय सरकारें करती हैं। हमारे देश में हुए अब तक के सभी निर्वाचनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में एक सशक्त और निष्पक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं हैं। जनता उपयोगी ना समझने पर प्रचंड बहुमत वाली पार्टी को भी गिरा देती है और उपयोगी होने पर अल्पमत वाले दल को सत्तासीन कर देती है। परंतु आज आम मत या लोकमत स्पष्ट नहीं है। यह सत्ता लोलुप पूंजीपतियों व महत्वाकांक्षियों से प्रभावित है। इससे भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और अराजकता फैल रही, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, जातिवाद एवं कट्टरता बढ़ रही है। इस पर शीघ्र काबू न पाया गया तो हमारे यहाँ का प्रजातंत्र एक मजाक एवं असफल बनकर रह जाएगा। अतः अधिनायकवाद के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। इस हेतु संविधान एवं निर्वाचन प्रणाली में आवश्यक सुधार करने होंगे। राजनीतिज्ञों एवं शासक वर्ग को आदर्श बनाना होगा। जरूरी है कि सरकार, न्यायपालिका और विधायिका के कार्यों में कोई दखलंदाजी न करे। सभी नियुक्तियां शासन द्वारा गुणों के आधार पर निष्पक्ष रूप से हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक हमारे गणतंत्र की पूर्ण रक्षा हमें उन्हीं आदर्शों के रूप में करनी चाहिए। एकता, अखंडता, मानवीय गुण संपन्नता, प्रेम, भाईचारा, त्याग एवं आदर्श निष्ठा को कायम रखने के लिए एकजुट होकर निस्वार्थ व निष्पक्ष भाव से कार्य दृढ़तापूर्वक करने होंगे। सर्वप्रथम विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पूर्णतः सौहार्दपूर्वक निष्पक्ष कार्य करें और कोई दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। गरीबी, बेकारी, असमानता, भ्रष्टाचार एवं अभावों से मुक्ति इसी प्रकार मिलेगी। राजनीतिक दलों, धर्मोपदेशकों एवं सब लोगों को मिलकर आम लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तत्परता, मनमानापन, संघर्ष एवं संकुचित विचारधाराओं को सब त्याग दें। संसद, विधानमंडलों, स्वायत्त संस्थाओं, निगमों एवं शासक दल में सिर्फ उच्च गुणों से संपन्न लोगों को ही अधिकारी बनाया जाए और चुनाव में खड़े होने दिया जाए और उससे छेड़छाड़ न की जाए। लोकतंत्र सफल हो, इसके लिए हमारे यहाँ राजनीतिक दलों पर इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के समान नियंत्रण होना आवश्यक है। सरकार चुनाव लड़ने का पूरा खर्च उन्हें दे एवं सभी आवश्यक चुनाव प्रचार सामग्री, भाषण, प्रसारण एवं अन्य गतिविधियों में इंग्लैंड और अमेरिका के समान ही सहयोग दें। इससे वे दानदाताओं से करोड़ों के दान नहीं ले सकेंगे। आय व्यय का आंकलन कराएंगे। आयकर एवं संपत्ति कर आदि की चोरी एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार बंद होगा। निर्वाचन आयोग को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। उसका संगठन, कार्यालय, नियुक्तियां एवं कार्यप्रणाली हर प्रकार से सरकार एवं राजनीतिज्ञों के प्रभावों से मुक्त होने चाहिए।
वर्तमान मंत्री मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है और और उसका संगठन व क्रिया प्रणाली विधि मंत्रालय की इच्छा के अनुसार होता है। यह शासक दल की ओर से पक्षपात है, अतः सब दलों की अनुमति से इसकी नियुक्ति होनी चाहिए। इससे सबका विश्वास उसमें बढ़ेगा और यह पूर्ण स्वतंत्रता से निष्पक्ष चुनाव कराने में समर्थ होगा। तभी भारतीय लोकतंत्र समर्थ सशक्त बनेगा। मतदाता अपनी शक्ति को पहचाने। प्रजातंत्र को संसार के वर्तमान शासन तंत्रों में से सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो यह उचित ही होगा। प्रजा को अपनी मर्जी की सरकार बनाने, अपनी सुविधा की तथा अपनी रुचि का भविष्य निर्माण करने की सुविधा हो तो यह निसंदेह बड़े संतोष की बात है। व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्तियां और अभिव्यंजनाएं प्रकट करने का अवसर मिले और वह लेखनी, वाणी से लेकर भाषा एवं धर्म कला आदि को अपनी मान्यता के अनुसार व्यवहृत कर सके। ऐसी सुविधा प्रजातंत्र ही देता है। अन्य शासन तंत्रों में यह सुविधा कहाँ है? राज्य तंत्र में राजा की और अधिनायकवाद में डिक्टेटर की मर्जी चलती है। प्रजा की इच्छाएं दबी पड़ी रहती हैं, उभरती हैं तो अभिव्यक्तिकार सहित वे कुचल दी जाती हैं। यह सुविधा प्रजातंत्र में ही है कि वर्तमान से लेकर भविष्य तक के निर्माण को प्रजा अपनी अभिरुचि और क्षमता के अनुरूप विनिर्मित कर सकने में समर्थ हो सकती है। प्रजातंत्र जहां जनता को इतनी सुविधाएं देता है और आत्मनिर्माण का अधिकार देता है, वहां उसके ऊपर कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी कम नहीं डालता। यदि प्रजाजन अपने मत का मूल्य और मतदान की जिम्मेदारी ठीक तरह न समझे तो इस बात का खतरा पूरी तरह बना रहेगा कि अवांछनीय व्यक्ति उन्हें बहकाकर उनकी जेब काट लें और निर्माण का जो महान अधिकार उनके हाथ में था, उन्हें नगण्य से प्रलोभन, हेय से भावावेश तथा बाजीगर जैसे बहकावे में उलझाकर मतपत्र को झपट ले जाएं। ऐसी दशा में धूर्त व्यक्ति ही चुने जा सकेंगे और मूर्ख मतदाता सदा अपनी दुर्दशा का रोना रोता रहेगा। उसके लिए उत्तम शासन व्यवस्था एवं सुविधाजनक समाज की उपलब्धि आकाश कुसुम की तरह मात्र कल्पना की वस्तु बनी रहेगी। प्रजातंत्र शासन पद्धति में राष्ट्र का स्वामित्व उन नागरिकों के हाथ चला जाता है जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से इतना समर्थ होना चाहिए कि वे गंभीरता पूर्वक यह समझ सकें कि उन्हें न केवल अपने वरन समस्त राष्ट्र के भाग्य को बनाने बिगाड़ने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार की पवित्रता और महत्ता को जितना अधिक गहराई से सोचा जाए उतना ही यह प्रतीत होगा कि मतदाता की जिम्मेदारी प्रकारांतर से लगभग वैसी ही है जैसी कि किसी राष्ट्र के शासनाध्यक्ष की होती है। सच तो यह है कि यह इससे भी बड़ी है, क्योंकि शासनाध्यक्ष तो केवल चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी की ही व्यवस्था बना सकता है और संविधान के अनुरूप ही कुछ कदम उठा सकता है। वह भी बंधनों में बंधा रहता है। इसलिए अपनी मर्जी
एक सीमा तक ही चला सकता है, पर मतदाता पर इस प्रकार का अंकुश नहीं है। वह अपनी मर्जी के ऐसे प्रतिनिधि चुन सकता है जो उसकी सुविधा जैसी क्योंकि शासनाध्यक्ष तो केवल चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी की ही व्यवस्था बना सकता है और संविधान के अनुरूप ही कुछ कदम उठा सकता है। वह भी बंधनों में बंधा रहता है, इसलिए अपनी मर्जी एक सीमा तक ही चला सकता है, पर मतदाता पर इस प्रकार का अंकुश नहीं है। वह अपनी मर्जी के ऐसे प्रतिनिधि चुन सकता है जो उसकी सुविधा जैसी सरकार बनाए। इसी प्रकार चुनाव पत्र द्वारा यह अधिकार भी उसके हाथ रहता है कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यदि पिछला संविधान अनुपयुक्त हो तो उसे सुधारें या बदले। क्रिया में भले ही शासनाध्यक्ष अधिक समर्थ हों, पर शासनाध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर नीति निर्धारण संबंधी सारी व्यवस्था का सूत्र संचालन परोक्ष रूप से मतदाता के पास ही रहता है। इस दृष्टि से प्रजातंत्र की मूल शक्ति और मूल संभावना मतदाता के हाथों में ही रहने से सर्वोपरि अधिकारी उसे ही माना जा सकता है। इस तथ्य का अनुभव जितनी गहराई से किया जाने लगेगा, इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जितनी दूरदर्शिता का परिचय दिया जा सकेगा, प्रजातंत्र से प्रजा उतनी ही अधिक लाभान्वित होगी। जहां यह लाभ है, वहां हानि भी कम नहीं है। यदि मतदाता अबोध या अनुत्तरदायी हों, तो वे मतदान को मात्र खिलवाड़ समझेंगे और जिस तरह खेल-कूद में बच्चे किधर भी गेंद फेंक देते हैं या पानी उछाल देते हैं, उसी तरह कभी भी अपने हाथ में आई इस पवित्र धरोहर को ऐसे हाथों में सौंप देंगे जिनके द्वारा विनाश और विपत्ति का ही सृजन हो सकना संभव है। यह कथा भूलने की नहीं है। एक राजा ने रखवाली के लिए बंदर पाला और सोते समय देखभाल करने का काम सौंप दिया। राजा सोया, उसके नाक पर मक्खी बैठी। बंदर ने पास में पड़ी तलवार उठाई
और मक्खी पर चलाई। मक्खी तो उड़ गई, पर राजा की नाक कट गई। नासमझी के कारण बंदर भी तिरस्कृत हुआ और राजा की नाक भी चली गई। प्रजातंत्र में मतदाता की नासमझी उपरोक्त बंदर की अज्ञानता से भी अधिक खतरनाक है। यदि वह अपने हाथों में सौंप देता है तो समझना चाहिए अपनी तिजोरी की चाबी डाकू के हाथों सौंप देने जैसी भूल कर दी गई। प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि मतदाता राष्ट्र की समस्याओं के प्रति कितना सजग है और उन्हें सुलझा सकने के लिए अपने हाथों में उपस्थित मतदान के अधिकार का कैसी सूझबूझ के साथ उपयोग करता है। इस उपयोग में चूक होती रहे तो फिर यही कहा जाएगा कि यह शासन पद्धति जितनी अच्छी है उतनी ही बुरी भी है। मूर्खता का लाभ धूर्तता उठाती रही है। मतदान के समय भी यही स्थिति रहे तो समझना चाहिए कि जो लोग चुने जाने वाले हैं वे राष्ट्रीय हित साधन की अपेक्षा अपना हित साधन करेंगे और उसका परिणाम समस्त समाज को भुगतना पड़ेगा। इस बुराई से बचने और बचाने के लिए मतदाता का दूरदर्शी और उत्तरदायी होना नितांत आवश्यक है। इससे पहले प्रजातंत्र चलाने का अवसर अपने देशवासियों को चिरकाल से नहीं मिला। प्राचीन काल की बात अलग है। कम से कम पिछली अनेक शताब्दियों से तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार प्रजा को मिला ही नहीं। सो उस तरह का ना तो अभ्यास हुआ, न अनुभव मिला। पाश्चात्य देशवासी बहुत दिनों से इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अपने देश में थोड़े ही समय से इसका वास्तविक लाभ मिला है। फिर प्रजा अशिक्षित भी है और पिछड़ी हुई भी, इसलिए उससे शासन तंत्र चला सकने की जिम्मेदारी के प्रतीक मतदान के महत्वों और दूरगामी परिणामों को अनायास ही हृदयंगम कर लेने की आशा नहीं की जा सकती। ऐसी दशा में मत का दुरुपयोग ही हो सकता था और हो भी रहा है। फलस्वरूप प्रजातंत्र के लाभ हमें मिल नहीं पा रहे हैं। कई बार तो लोग वर्तमान शासन व्यवस्था की तुलना में पिछली विदेशी पराधीनता के दिनों को इससे अच्छा कहने लगते हैं। आज की अस्त व्यस्त शासन व्यवस्था तथा समाज में चल रहे अतिरिक्त प्रजातंत्र के लाभ हमें मिल नहीं पा रहे हैं। कई बार तो लोग वर्तमान शासन व्यवस्था की तुलना में पिछली विदेशी पराधीनता के दिनों को इससे अच्छा कहने लगते हैं। पत्तों को सूखते, फूलों को मुरझाते देखकर हमें जड़ में पानी पहुंचाने की बात सोचनी चाहिए। प्रजातंत्र की जड़ मतदान के खेत में उगती है। यदि वहां पानी नहीं है, समझदारी तथा दूरदर्शिता का अभाव है, तो सही प्रतिनिधि नहीं चुने जा सकेंगे और फिर न सही शासन व्यवस्था बनेगी और न अनुकूलता की अभीष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। गतिरोध के केंद्र बिंदु को समझा जाए और यह अनुभव किया जाना चाहिए कि प्रजातंत्र देश का असली मालिक मतदाता है। उसे प्रशिक्षित करने, वोट का उपयोग कर सकने लायक समझदार बनाने के लिए घनघोर प्रयत्न करना उन सबका कर्तव्य है जो देश को सुखी, समुन्नत एवं सुविकसित देखना चाहते हैं। मालिक की समझदारी पर
घर परिवार की सुव्यवस्था निर्भर रहती है और वोटर की समझदारी पर प्रजातंत्री देशों की प्रगति। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। आंदोलन नहीं, मतदाता ही वास्तविक सुधार ला सकते हैं। प्रगति की इन शताब्दियों में जो परिस्थितियां बदलती चली गई हैं, उनने शासन के हाथों अपरिमित सत्ता सौंप दी है। अधिनायकवादी दशा में तो व्यक्ति मात्र एक मशीन बनकर रह गया है और आर्थिक ही नहीं, बौद्धिक उपार्जन तथा उपभोग तक के सारे सूत्र शासन के हाथों चले गए हैं। वह करने के लिए ही नहीं, सोचने के लिए भी विवश है। शासन जैसा चाहता है वैसा उसे करना ही नहीं, ढलना भी पड़ता है। प्रजातंत्री देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उपयोग की छूट काफी रहती है, फिर भी शासन की सामर्थ्य और परिधि में निरंतर वृद्धि ही होती चली जाती है। शिक्षा तंत्र पूर्णतया सरकार के हाथ में है। वह चाहे जैसी शिक्षा पद्धति बना सकती है और उससे भावी पीढ़ियों के चिंतन तथा कर्तृत्व का निर्माण कर सकती है। अर्थतंत्र धीरे धीरे उसी के हाथों में सिमटता जाता है। उत्पादन टैक्स, इनकम टैक्स, बिक्री टैक्स, अन्य टैक्स, प्रतिबंध, आयात निर्यात, मुद्रा विस्तार आदि कितने ही सूत्र ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति की आजीविका और निर्वाह सुविधा पर सीधा असर पड़ता है। वस्तुओं का महंगा सस्ता होना, उद्योग और व्यवसाय का सिकुड़ना फैलना, बहुत कुछ शासकीय अर्थनीति पर निर्भर रहता है। सामाजिक परिस्थितियां, जिनमें अपराधों से लेकर परंपराओं तक, भाषा से लेकर साहित्य एवं फिल्म जैसे प्रभावशाली क्षेत्रों तक की गतिविधियों को शासन ही निर्धारित और नियंत्रित करता है। विस्तार से चर्चा करने के स्थान पर इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि धीरे धीरे जीवन यापन और परिस्थितियों का सारा सूत्र राज्य सत्ता के हाथों में ही चला जा रहा है। भविष्य में शासन का प्रभाव और अधिकार क्षेत्र घटने वाला नहीं, बढ़ने ही वाला है। व्यक्तिगत जीवन के आंतरिक और बाह्य स्वरूप का निर्धारण करने में अब भी शासन की भूमिका अद्भुत है। आगे वह और भी अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगी। सामाजिक परिस्थितियों, लोक चिंतन, जन कर्तव्य एवं दिशा निर्धारण में शासन की मर्जी बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगी। रेडियो सीधा सरकार के नियंत्रण में है। अखबारों पर परोक्ष नियंत्रण रहता है। साहित्य की जिस दिशा में भी चाहे ऋण अनुदान आदि की सुविधा देकर आगे बढ़ा सकता है। निरुत्साहित करने के तो हजार तरीके उसके हाथ में हैं, जिनसे चाहे तो चिंतन की उन दिशाओं को निरुत्साहित कर सकता है जो अनुपयुक्त हैं। फिल्म जैसे प्रभावशाली कला माध्यम उसका इशारा पाते ही कठपुतली की तरह इस प्रकार नाचना छोड़कर उस तरह नाचना आरंभ कर सकते हैं। अन्य देशों से संबंध और उनके प्रभाव, सुरक्षा के प्रश्न आदि के परिणाम किसी देश के लिए कम महत्व के नहीं हो सकते। यह सब महत्वपूर्ण बातें सरकारी नियंत्रण में चली गई हैं या धीरे धीरे चली जाएंगी। यह शासन का महत्व अधिकाधिक होता जन साधारण को क्रमशः हर बात में उस पर निर्भर रहना पड़ जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भी
कुछ तो किया ही जा सकता है, पर जो कुछ प्रभावशाली कदम उठाए जाएंगे, उनमें शासन का सहयोग आवश्यक होगा। अन्यथा व्यक्तिगत प्रयत्न जीवित भर रहेगा। प्रतिरोधों से बचाव और प्रगति के प्रोत्साहन की अब तक अनुकूलता न होगी, कुछ अधिक काम न बन सकेगा। इसी के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। इसके साथ ही कुछ देर का मौन धारण करते हैं आज के स्वाध्याय को आत्मसात करने के लिए। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं। कोट ऑफ द डे। पुस्तक राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। कीटनाशी दवाओं का छिड़काव मात्र स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं है, वह समस्त इकोलॉजिकल चक्र को भी नष्ट करता है। अखंड ज्योति, सितंबर 2022। गायत्री के गए वह सभी तत्व ज्ञान भरा हुआ है जिसकी व्याख्या के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, नीति एवं सूत्र ग्रंथों की रचना की गई है। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। पुस्तक राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। मात्र पौधा लगाने को ही इतिश्री न समझा जाए। इनमें पानी, खाद देने तथा वृक्ष के रूप में विकसित होने तक समुचित देखरेख की जाए। देखरेख, सुरक्षा एवं परिपोषण की व्यवस्था न बन सके तो श्रम का अधिकांश भाग सरकारी प्रयासों की भांति निरर्थक चला जाएगा और अंततः असफलता हाथ लगेगी। दीदी भैया, ये सारी आहुतियां ज्ञानियत सोशल मीडिया ग्रुप में दोपहर को 12 बजे और 3 बजे मिल जाएंगी। इनके साथ इंग्लिश पुस्तक की आहुतियां आपको वहीं पर मिल जाएंगी। आप इन आहुतियों को विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं। सर्वत्र शांति हो सभी के मनों में, इसी भाव से हम लोग शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम सभी को। जय गुरु।